मृदा के जैविक गुण। इससे पहले मृदा से संबंधित मध्य प्रदेश एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में दो टॉपिक थे, मृदा के भौतिक गुण और मृदा के रासायनिक गुण। उसी का अगला भाग है मृदा के जैविक गुण। मृदा का संगठन सबसे पहले लिखा गया था और मृदा के संगठन के अंतर्गत जिस रंग से हम मिट्टी की पहचान कर रहे थे, जिस मिट्टी के कणों की पहचान कर रहे थे, वह मृदा के भौतिक गुण थे। दूसरा कल जो टॉपिक था वो मृदा के रासायनिक गुण थे और इन रासायनिक गुणों के अंतर्गत सामान्यतः जल और हवाएं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रासायनिक क्रियाएं करती हैं। आज हमारा टॉपिक इन दोनों के बाद तीसरा है और वर्तमान समय में ये टॉपिक बहुत चर्चाओं का विषय भी है। आजकल जैविक खेती, कार्बनिक खेती की चर्चा अधिक है। ये टॉपिक इनडायरेक्ट हमें इसी चीज के लिए प्रेरित करता है और आप लोगों को ये भी कहेंगे कि सिलेक्शन के बाद जब आप लोगों का चयन होने के बाद नियुक्ति होगी तो कहीं ना कहीं जनता को यही सब अच्छी बातें आप लोगों को बतानी है। और ये जो शब्द है ये कार्बनिक खेती है, जिसे हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग या बायोटेक कुछ भी कहते हैं। इसका बेस हम लोग समझते हैं और बेस समझने के लिए ही मिट्टी का तीसरा घटक हमें समझना है, जिसका नाम जैविक घटक है। तो जैविक घटक जीव जंतु और पेड़ पौधों से मिलकर बना है। पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों ही मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। मृदा का निर्माण कैसे हुआ, वो भौतिक गुण था। मृदा के अंदर कौन कौन सी रासायनिक क्रियाएं हुई, वो रासायनिक गुण था। और मृदा के अंदर ह्यूमस का निर्माण कैसे हुआ, यही मृदा का जैविक गुण। हम इसे बहुत सीमित शब्दों में और कुछ शब्दों में ऐसे समझते हैं कि हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका के आधार पर जो ऊपरी सबसे छोटी परत, उसी में पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। यही पेड़ पौधे, जीव जंतु लाखों करोड़ों की संख्या में है और लगातार जैविक क्रियाएं करते हैं और जैविक क्रियाओं के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ और मरने के बाद उनका मृत भाग और जब तक वो जिंदा है तब तक अपशिष्ट भाग। इसे हम यहाँ से बहुत अच्छा समझ सकते हैं पशु से। एक पशु जो सामान्यतः कृषि के लिए उपयोगी है और हम बैल की चर्चा करते हैं। बैल पशु अपशिष्ट के रूप में गाय, भैंस, बकरी सभी गोबर देती है और यही गोबर आज वर्तमान समय में सबसे अधिक कार्बनिक खेती का एक घटक है। लेकिन ये सोचिए कि मरने के बाद उस गाय का, बैल का, भैंस का, बकरी का क्या होगा, और मरने के बाद वो भाग भी कहीं ना कहीं मिट्टी में मिल जाता। अब हमें इसे समझने के लिए एक सामान्य सी जैविक चक्र समझना। जब हम जैविक चक्र समझ जाएंगे तब हमारी समझ में आएगा कि ये मिट्टी में प्रोसेस होती कैसे है। तो पहला क्वेश्चन है पेड़ पौधे और दूसरा है जीव जंतु। ये दोनों यदि मिट्टी में ना हो तो वो मिट्टी तो होगी और वो फर्टाइल नहीं होगी। यानी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हमारी तीसरी आवश्यकता जैविक, और जैविक घटक के लिए हमारी पहली आवश्यकता पेड़ पौधे और दूसरी आवश्यकता जीव जंतु। सामान्यतः हम लोग इसी तरीके से इसे समझते हैं सामान्यतः, और हम लोग पढ़ रहे हैं उनका जैविक घटक, तो केमिस्ट्री की तरीके से भी हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं। लेकिन थोड़ी सी कोशिश सामान्य करते हैं जिससे आप लोग जनता के बीच भी इन बातों को पहुंचा सकें। पेड़ पौधों को लेते हैं। पेड़ पौधों में पत्तियां हैं,
तना है, जड़ है और इस तने की शाखाएं भी। पर तने की शाखाएं थोड़ी सी मजबूत है और कम भी है, लेकिन जो सबसे बड़ा भाग है वो पत्तियां हैं। पत्तियों के बारे में देखिए कि पत्तियों के अंदर तो खुद ही फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और संपूर्ण कार्बोहाइड्रेट यानी भोजन का निर्माण इसी पत्तियों में होता है। इसीलिए पत्ती एक ऐसी प्रोसेस है जो रोजाना हो रही है। आप लोग देखें कि पेड़ पौधों से पत्तियां गिरती हैं और गिरने के बाद वो मृदा की ऊपरी सतह पर जमा हो जाती है। धीरे धीरे इसी में पानी पहुंचता है। कल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिए। वही इस पत्तियों को तोड़ने लगे। तोड़ने के कारण अपशिष्ट बनते हैं और अपशिष्ट बनने से वो भाग मृदा में मिल जाते हैं, जिससे मृदा उपजाऊ होती है। इस विधि को, इस प्रोसेस को ह्यूमसीकरण कहते हैं और जो पदार्थ बना है उसे ह्यूमस, यानी कि टॉपिक हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ते थे। प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आता है, ह्यूमस क्या है। लेकिन आज हम लोग मेंस के दृष्टिकोण से इस टॉपिक को समझ रहे हैं और दूसरा जीव जंतु लेते हैं, एक खेत लेते हैं, पेड़ पौधे को ले लेते हैं, मिट्टी को लेते हैं। आप लोग देखिए, हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे रहे और करोड़ों अरबों की संख्या में जीवाणु। जीवाणु से बड़े समझने के लिए हमें चींटी मिलती है। चींटी जैसे सामान्य उत्तरी आकार के एक नहीं लाखों जीव है। आज ये टॉपिक केवल समझना उद्देश्य है, ये उद्देश्य नहीं है कि हमें चींटी पढ़ना है, ये उद्देश्य नहीं है। और दूसरा केंचुआ, अर्थवर्म, इसको हम लोग किसान का मित्र क्यों कहते हैं। देखिए, ये केंचुआ लगातार उस मिट्टी में अपनी गंदगी यानी अपशिष्ट भाग मिला रहा है और ये मिट्टी में ऊपर नीचे पूरी प्रोसेस भी करता है। सोचिए, मरने के बाद वो केंचुआ किस में मिल जाएगा? मिट्टी। यही वर्मी कंपोस्ट है और यही प्रोसेस जब होती है नेचुरल, प्राकृतिक, तो मिट्टी के अंदर कौन से गुणों का विकास होता है? जैविक। अब हम थोड़ी सी और अच्छी चर्चा करें। ये तो प्रोसेस सबसे ज़्यादा होती ही है। जीवाणुओं के बारे में चर्चा करते हैं और जीवाणु हम सब लोग नग्न आंखों से नहीं देख पा रहे, लेकिन पेड़ पौधों की पत्तियां, जीव जंतुओं के अपशिष्ट भाग, यही जीवाणु जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इसी को डीकम्पोज कहते हैं, अपघटक कहते हैं। और यही अपघटक पदार्थ किसमें मिल जाते हैं? मिट्टी। और जैसे ये पदार्थ मिट्टी में मिलते हैं, मिट्टी कैसी हो जाती है? उपजाऊ। ये सामान्य प्रोसेस है। लेकिन अब हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा साइंस का रूप देते हैं और इसे जैविक तरीके से समझते हैं। और आवर्त सारणी में 118 तत्व, उन्हीं तत्वों में से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये तत्व, यही तत्व हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं। इन्हीं तत्वों में आपस में रासायनिक क्रियाएं होती हैं और विशेष रूप से ऐसे हम पेड़ पौधों की पत्ती में समझ सकते हैं कि पेड़ पौधों की पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड पानी से, जल से क्रिया करती है, जिसे हम लोग सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सोचिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, गैस, और पानी जो जल है, तरल है। एक तरल भाग गैस से मिलता है और दूसरी तरफ किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बोहाइड्रेट का मतलब भोजन बन गया और यही भोजन पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को मिलता है। इसी प्रकार उनको प्रोटीन मिलती है और प्रोटीन के साथ अच्छी बात है कि उसमें नाइट्रोजन भी है। इसी प्रकार वसा, ये सभी पदार्थ लगातार किसे मिल रहे हैं? पेड़ पौधे और जीव जंतु। सोचिए कि ये जो पदार्थ है, मृत होने के बाद, अपशिष्ट होने के बाद, फाइनली ये पदार्थ किसमें मिल गए?
मृदा में, और जैसे ये पदार्थ मृदा में मिलते हैं तो मृदा इसी के कारण उपजाऊ हो जाती है। ये एक चक्र है, जैविक चक्र। दो प्रोसेस हमने लिखी। एक पशु है जो हर घंटे, 2 घंटे में, 3 घंटे में गोबर देता है, यानी अपशिष्ट भाग हुआ। इसमें भी वही कार्बोहाइड्रेट है, वही प्रोटीन के गुण, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, और दूसरे भाग मरने के बाद भी वो यही पदार्थ देता है। इसीलिए ये प्रोसेस लगातार चलती है और जैविक चक्र के रूप में मृदा कैसी हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। अब हम तीसरी या इसका एक भाग और समझ के देखें। ये रासायनिक में आप लोग पढ़े थे, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए इसे हम कार्बनिक से ही जोड़ दें, जैविक से ही जोड़ दें। जैसे हम लोग भोजन में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं, लेकिन ये भी तो याद करें साथ में विटामिन और खनिज लवण भी लेते हैं। बस इन्हीं खनिज लवणों की आवश्यकता ज्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ी मात्रा में हमें मिट्टी के लिए आवश्यक है। देखिए सोडियम, जो हम लोग नमक खा रहे हैं उसमें तो है ही, लेकिन मिट्टी में सोडियम पाया जाता है, और सोडियम का काम है उस मिट्टी में, उन पेड़ पौधों में जल की कमी ना हो पाए। हम सब लोगों के शरीर में भी नमक की इसीलिए आवश्यकता होती है कि ये सोडियम शरीर के अंदर जल का संतुलन बनाता है। तो मिट्टी के अंदर चाहे तो आप लोग कभी कभी थोड़ा सा नमक का छिड़काव कर दिया जाए, उससे मिट्टी में किसकी मात्रा हमेशा बनी रहेगी? किसकी? पानी की। जल संतुलन का काम। कॉपर यानी तांबे की आवश्यकता। पेड़ पौधों में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का निर्माण करने में कॉपर उपयोगी होती है, यही दावा करता है। और क्लोरोफिल यदि नहीं होगी तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी, और फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल कभी नहीं मिलेगा। यानी कॉपर ने क्लोरोफिल को नियंत्रित किया, और क्लोरोफिल ने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की मात्रा को। जिंक जो ऑक्सीजन हार्मोन है, पेड़ पौधों की वृद्धि होगी या नहीं वो इसी पर डिपेंड है। अब बताइए, पेड़ पौधों की वृद्धि ज्यादा होगी तो मिट्टी में ये पदार्थ ज्यादा मिलेंगे, और मिट्टी में ये पदार्थ ज्यादा होंगे तो जैविक गुणों के आधार पर मिट्टी का विकास ज्यादा होगा। यानी जिंक इसलिए आवश्यक है मिट्टी के अंदर कि वो पेड़ पौधों की वृद्धि करेगी, और पेड़ पौधों की वृद्धि होगी तो जैविक गुणों का विकास तेज गति से। अगली आवश्यकता लोहा। हमारे मध्य प्रदेश की मिट्टियों में तो वैसे ही लोहा अधिक है। मध्य प्रदेश की काली मिट्टी, हमारी लाल पीली मिट्टी लोहा से युक्त है, पर लोहा, मैंगनीज, हमारे मध्य प्रदेश में मैंगनीज भी पाई जाती है। जहाँ हमारी लाल लेटेराइट मिट्टी है उनमें मैंगनीज है, और दोनों का एक ही फंक्शन है, पेड़ पौधे जीव जंतुओं में मेटाबॉलिज्म, उपापचय को नियंत्रित करना। इसी भी मिट्टी में इन तत्वों की मात्रा नियंत्रित है। हमारे मध्य प्रदेश की विंध्य श्रेणी चूना पत्थर से युक्त है, और चूना पत्थर से युक्त होने के कारण उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक है, और कैल्शियम का भी मुख्य काम टिश्यू को नियंत्रित करना है। यानी कोशिकाओं से मिलकर क्या बना? ऊतक। और ये ऊतक यदि ना हो तो पूरे पौधे में जो ऊतक का निर्माण हो रहा है, चाहे वो जाइलम नलिकाएं हो, फ्लोएम नलिकाएं हो, ये प्रोसेस सही तरीके से काम नहीं करेगी। और इसी के कारण जब ऊतक का निर्माण होता है तो इसी के कारण पेड़ पौधे तेजी से वृद्धि करते हैं, और तेजी से जितनी वृद्धि होगी उतनी तेजी से जैविक घटक मिट्टी में होंगे। मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा जरूरी नहीं है, थोड़ी सी मात्रा में आवश्यक है। जो पेड़ पौधों का सबसे बड़ा भाग कोशिका के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए मैग्नीशियम और यहाँ कॉपर दोनों ही एक ही काम कर रही है। मात्रा के आधार पर कॉपर ज़्यादा कर रही है,
पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आता है कि पेड़ पौधों की पत्तियों में कौन सी धातु पाई जाती है। आज आप लोग याद कर ले, मैग्नीशियम पाई जाती है। यही मैग्नीशियम क्लोरोफिल में है और यही प्रोसेस बहुत तेजी से फोटोसिंथेसिस कराती है। तो कॉपर नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैग्नीशियम प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है। हमारी मिट्टियों की 3 कमी थी, उनमें से 2 फास्फोरस और पोटेशियम। हमारे मध्य प्रदेश के धार झाबुआ आप लोग पढ़े थे। धार झाबुआ विशेष जिले हैं जहां फास्फोरस रॉक फॉस्फेट है और ये किसका काम करती है? फास्फोरस ऊर्जा का इस्तेमाल। पेड़ पौधों में ऊर्जा बनी, ये आप लोगों को चक्र हमने पढ़ाए थे। सोचिए, एक जीव से, एक पेड़ पौधे से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, यही प्रोसेस चलती है। इसी प्रोसेस के द्वारा एनर्जी ट्रांसफर होती है और जब तक एक जीव से दूसरे जीव को ऊर्जा नहीं मिलेगी, तब भी जैविक गुणों का विकास नहीं होगा, या ये प्रोसेस ही आगे नहीं बढ़ेगी। और एक प्रमुख आवश्यकता पोटेशियम, जो रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करती है। और ये जो खनिज लवण है, इनसे जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों नियंत्रित हुए और दोनों ही आवश्यकता मृदा के अंदर जैविक हो। इसीलिए सामान्य भाषा में हमने ये समझा कि पेड़ पौधों का क्या योगदान है और जीव जंतुओं का क्या है। एक बार आप लोग हमारे पारंपरिक कृषि पद्धतियों को समझिए। गांव में लोग यही करते हैं, एक जगह घूरा, जो भी उनके वहाँ सब टर्मिनोलॉजी हो, हमारे यहाँ घूरा या कूड़ा कचरा एक जगह एकत्रित करते हैं। क्या है बताइए इस कूड़े कचरे में? यही, इसी को इकट्ठा करके खेत में डाल देते हैं। इसीलिए हमने कहा ये सामान्य है, लेकिन आप लोग थोड़े से स्पेशल भी हैं, इसीलिए थोड़ी सी प्रोसेस आगे बढ़ाए और वो भूरे में, कूड़े कचरे में जो अपशिष्ट भाग है वो फाइनली किसके हैं? इन्हीं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज। यदि हम इन्हें समझते हैं तो विश्वास रखिए, मिट्टी में कभी भी इन पोषक तत्वों की आप लोग कभी ना ले लेंगे। बताइए, रासायनिक उर्वरक और जैविक खाद क्यों मिलाते हैं और क्या मिलाते हैं उसमें? यही मिलाते हैं। यदि हम इसे समझ लें, इस प्रोसेस को, तो क्या रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता होगी? नहीं होगी। इसीलिए रासायनिक उर्वरकों की कम से कम आवश्यकता हो और इसके स्थान पर आवश्यकता जीव जंतुओं की है। इसकी जगह पर आवश्यकता हमारे जैविक घटकों की है। इसीलिए हमारी प्रमुख आवश्यकता रासायनिक उर्वरक के स्थान पर, ये टॉपिक पढ़ने का उद्देश्य भी यही है, इसके स्थान पर आवश्यकता जैविक घटक है और इसी से कौन सी खेती होगी? कार्बन। तो ये हमारा मूल टॉपिक है। और ये तीसरा टॉपिक मिलने के बाद, यानी भौतिक गुण प्लस रासायनिक गुण प्लस जैविक, इन तीनों को मिलाने पर ही संपूर्ण मृदा का निर्माण होगा। और सिलेक्शन के बाद, लोक सेवक बनने के बाद आप लोग यही काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।